Hello, good evening. So before starting this video, I would like to tell you something. See, जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मेक श्योर कि आपके पास में टेक्स्ट बुक होना चाहिए. अगर टेक्स्ट बुक नहीं है, देन यू कैन मैसेज मी और यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन. ओके, यू विल गेट इट. इंग्लिश मीडियम में हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है. बट प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास में टेक्स्ट बुक होना चाहिए, अदरवाइज ये वीडियो लेक्चर का कोई भी मीनिंग नहीं है. Another thing, within 1 month, we will complete our target of lockdown chapters. लॉकडाउन पीरियड के जो चैप्टर्स है वो मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बताया था. चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 वो विद इन 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा. टिल 15th जून और 20th जून तक में ये हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो अच्छे से लाइन टू लाइन रीड कर लेना. 20th जून तक आपको क्वेश्चन आंसर बैंक भी मिल जाएगा. सो उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, देन हम इसका डायरेक्टली चैप्टर टेस्ट रख लेंगे. जब भी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा तब हम क्या करेंगे, पैरेलली इसका भी क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे और जो हम रेगुलर पढ़ेंगे ना उसका भी क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे. ठीक है, सो आफ्टर लॉकडाउन जब भी हमारा क्लास स्टार्ट होगा, देन वी हैव टू लर्न 13 चैप्टर्स. 16 में से 3 चैप्टर्स वीडियो लेक्चर में चल जाएंगे. ठीक है, वो न्यूक्लियर के टॉपिक सिर्फ हम बाकी रखेंगे, वो हम रेगुलर क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, चलिए अब लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, दैट इज द लेक्चर ऑफ पेज नंबर 247. सो इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज बायोगैस. बायोगैस का सिंपल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि बायोगैस को बर्न करने से अच्छा सा हीटिंग मिलता है, स्मोक नहीं प्रोड्यूस होता है. अब रीज़न मतलब क्वेश्चन वो है कि बायोगैस एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होता है. ओके, सो दैट वी विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो. सो first of all, I would like to explain the figure, that is figure 14.4, the schematic diagram of biogas plant. So what is in that? Try to understand. Look at over the screen and as well as of in your textbook. देखिए यहाँ पे ये एक टैंक टाइप है. ठीक है, ये टैंक में बेसिकली जो ब्राउनिश पार्ट है ना वो अपना सॉइल के इनसाइड में होता है. ठीक है, वो ये एक टैंक बनाया जाता है. अब इसके दोनों साइड से इनपुट में कुछ ना कुछ हम टैंक में इंसर्ट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है स्लरी. स्लरी मीन्स रगड़ा. रगड़ा कहते हैं स्लरी का मतलब, जो गोबर होता है ना, गोबर और वाटर से बना हुआ रगड़ा, उसको स्लरी कहते हैं. और राइट हैंड साइड में लिखा है मैन्योर और फर्टिलाइजर. मैन्योर मीन्स बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर. ठीक है, मैन्योर is made up from vegetation material, जो प्लांट के प्लांट की ब्रांचेस होती है, प्लांट के रूट्स होते हैं. ओके, एंड डेड बॉडीज होती है, उसके थ्रू मैन्योर बनता है. और फर्टिलाइजर वो नॉर्मल केमिकल फर्टिलाइजर होता है. सो एक साइड से स्लरी इंसर्ट करेंगे, दूसरे साइड से फर्टिलाइजर और मैन्योर इंसर्ट करेंगे. वो डायरेक्टली जाएगा डाइजेस्टर टैंक में. एज यू कैन सी इन द फिगर, दैट इज डाइजेस्टर टैंक. वो डाइजेस्टर टैंक एक सील्ड टैंक है. सील्ड टैंक मीन्स व्हाट कि इसके अंदर ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं हो पाएगा. इनसाइड दिस डाइजेस्टर ऑक्सीजन कैन नॉट इंसर्ट. दैट मीन्स इनसाइड द डाइजेस्टर टैंक जो भी प्रोसीजर होगा वो एनएरोबिक होगा. मैंने आपको एनएरोबिक का मतलब एक्सप्लेन किया था. एनएरोबिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रोसीजर कि जिसमें ऑक्सीजन का रोल नहीं होता है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है उसको एनएरोबिक प्रोसीजर कहते हैं. सो क्या होगा कि कुछ माइक्रोबीज ये जो फर्टिलाइजर और स्लरी है उसका डिकम्पोजिशन करेंगे डाइजेस्टर टैंक में. सो उसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस होंगे. वो आपको गैस टैंक लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक पाइपलाइन कनेक्ट किया हुआ है. एंड राइट हैंड साइड दे हैव रिटन दैट गैस आउटलेट. मतलब यहाँ से जो बायोगैस है
उसका आउटलेट, इसका वो एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से उसकी ब्रांचेस दी जाती है, फिर ये गैस को हम पाइपलाइन के साथ में कनेक्ट करके इवन उसको बर्न करके उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इवन मैन्यूअर में, ठीक है, मैन्यूअर में बॉडी का एक्सक्रेशन मटेरियल भी आ जाएगा, सुएज मटेरियल, बॉडी का एक्सक्रेशन मटेरियल और सुएज मटेरियल, यूरिन है जैसे कि। ठीक है, now I am reading, so this is the simple explanation how we produce a biogas, or the explanation about the biogas plant. Now I am reading all sentence line to line. You can see in your textbook. The first line, the plant has a dome like structure built with bricks. Bricks के थ्रू बनाया जाता है ये। और dome like structure, what is dome? When you enter any temple, so temple का जो टेरेस होता है ना, वो एक गुम्मट शेप का होता है, उसको गुम्मट कहते हैं। वो गुम्मट शेप का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको मोर स्पेसिफिक लैंग्वेज में डोम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, अ स्लरी ऑफ काउडंग, ओके, एंड वाटर इज मेड इन द मिक्सिंग टैंक, ठीक है, वेयर इट इज फेड इनटू द डाइजेस्टर। मिक्सिंग टैंक, वो जो सॉइल लिखा है ना उसको आप मिक्सिंग टैंक कह सकते हैं। नहीं, सॉरी, सॉइल के ऊपर जो स्लरी लिखा है ये वाला, देखिए स्क्रीन पे देखिए, इसको मिक्सिंग टैंक कहते हैं। ठीक है, यहाँ से वो मिक्स होकर डायरेक्टली डाइजेस्टर में चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन, द डाइजेस्टर इज अ सील्ड चैम्बर इन विच देयर इज नो ऑक्सीजन, और देयर विल बी अ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके अंदर ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा। देन एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि जो एनएरोबिक कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, they do not require oxygen, as I told you earlier. In anaerobic condition, oxygen doesn't require. So, they do not require oxygen to decompose or break down of complex compound of cow dung slurry. ये क्या कह रहा है, जैसे कि ये cow dung slurry है, ठीक है, cow dung slurry में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होंगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है। तो माइक्रोबीज क्या करेगा एनएरोबिक कंडीशन में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई माइक्रोबी है, तो ये माइक्रोबी क्या करेगा, इसका डिकम्पोजिशन करेगा। डिकम्पोजिशन और ब्रेकडाउन मतलब इसको तोड़ देगा, हर एक पार्ट को डिफरेंट कर देगा, उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। लेट्स से कोई बाइसिकल है, सो बाइसिकल इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन, यू नो, एंड बाइसिकल हैविंग टायर, ट्यूब, chain, handle. So if we dismantle all that components of bicycle, so that is known as decomposition. ठीक है, वो रियल लाइफ का डिकम्पोजिशन है कि एक कॉम्प्लेक्स मशीन है उसको हम सिंपल मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके सारे पार्ट्स को डिफर कर दे रहे। सेम वे डाइजेस्टर टैंक में माइक्रोबीज क्या करेगा, माइक्रोबीज क्या करेगा कि स्लरी के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है उसका डिकम्पोजिशन कर देगा। ठीक है, टू कंप्लीट एंड जनरेट द गैसेस लाइक, ये आप अंडरलाइन कर दीजिए, कौन से गैसेस प्रोड्यूस होंगे, प्लीज अंडरलाइन इट, द फोर्थ लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस आई विल आस्क इन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, प्लीज अंडरलाइन इट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, कि बायोगैस में ये सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट लाइन, द बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक अबाउ द डाइजेस्टर फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन थ्रू पाइप फॉर यूज, मतलब जो गैस आउटलेट दिया है ना उसके थ्रू ये जो बायोगैस है वो निकाला जाता है, उसका यूज किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, गैस आउटलेट पे एक टैप शेप का कुछ दिया है, देखिए यहाँ पे टैप दिया है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे है ना, ये ब्लैक कलर का वो टैप दिया है। वो टैप क्या करेगा, गैस को कंट्रोल करेगा। वाल्व मैकेनिज्म, अगर हम टैप ऑन करेंगे तो गैस, यू नो, गैस कैन फ्लो आउटसाइड, अगर टैप को ऑफ कर देंगे तो गैस फ्लो नहीं कर पाएगा। ये जो टैंक है ना उसमें गैस स्टोर होगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर बेमतलब उसका फ्लो कराने से कोई मतलब नहीं है ऐसा। ठीक है,
Now I am reading second paragraph. Please underline this sentence. Biogas is an excellent fuel as it contains up 75% of methane. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. 75% ऑफ मिथेन ये आता है एग्जाम में, सेक्शन ए में आता है कि 75% ऑफ मिथेन कंसिस्ट करता है बायोगैस. और इन अदर वे ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि विच गैस इज फंडामेंटल गैस फॉर बायोगैस. फंडामेंटल मीन्स कि जो भी ज़्यादा अमाउंट में होता है, 75% मतलब मोर देन 50% हो गया. दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो कंटेन होता है उसमें वो मिथेन का होता है. मिथेन इज अ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 4 in regular class. Then what its speciality, that is in second line, it burns without smoke, leaves no residue like ash in wood, charcoal नहीं आएगा वैसे, and coal burning. That means क्या कि wood और coal burning करने से जो ash आता है, ash बनेगा. ऐसा बायोगैस में कोई भी ash नहीं बनता है. उसमें डायरेक्टली स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, उसमें ash भी नहीं बनता है. इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई, मतलब अच्छे से बर्न होता है, अच्छा हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है. एंड बायोगैस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर लाइटनिंग. जैसे कि कोई डार्क रूम है तो देन वी कैन लाइटनिंग द कैंडल, वी कैन यूज द कैंडल एंड वी कैन यूज द कैंडल एज अ लाइटनिंग सोर्स. सेम वे हम बायोगैस को भी बर्न कर कर उसको एज अ लाइटनिंग सोर्स यूज कर सकते हैं. अगर कोई डार्क रूम है जहाँ पर लाइट सोर्स अवेलेबल नहीं है, सो बाय बायोगैस वी कैन प्रोड्यूस अ लाइटनिंग. ठीक है, वी कैन प्रोवाइड लाइट टू दैट रूम. फाइन. द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज रिमूव्ड पीरियोडिकली एंड यूज्ड एज एक्सीलेंट मैन्योर रिच इन. मतलब क्या कह रहा है ये, जैसे कि बायोगैस प्रोड्यूस्ड होने के बाद में डाइजेस्टर टैंक में जो भी मटेरियल, जो भी रेसिड्यू मटेरियल है, ठीक है, उसको फिर बाद में बाहर निकाल लिया जाता है. बिकॉज डिकम्पोजिशन होगा उतना ही होगा. जैसे कि हम बॉडी में कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो खाना पूरा का पूरा खाना ब्लड के साथ में, मतलब इन शॉर्ट उसका पूरा का पूरा डाइजेशन नहीं होता है. कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जो हम एज अ यूरिन बाहर निकालते हैं, ठीक है, एज अ यूरिन हम उसको बाहर उसका एग्जिट करते हैं हम, ठीक है. दैट इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट इन अवर बॉडी. सेम वे इसमें क्या होता है कि बायोगैस प्लांट में पीरियोडिकली लास्ट में, मतलब कुछ टाइम के बाद में, जो डाइजेस्टर टैंक में उसमें ऐसा मटेरियल रह जाएगा कि जिसका फर्दर डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है. अब उसका हम यूज कर सकते हैं इन द फार्म एज अ फर्टिलाइजर. उसमें मेनली नाइट्रोजन और फास्फोरस कंपोनेंट होता है और उससे एनपीके खातर बनाया, सॉरी, एनपीके फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है. यूजिंग नाइट्रोजन एंड फास्फोरस वी कैन मेक एनपीके फर्टिलाइजर विच इज मोस्टली यूज्ड इन फार्म. ठीक है, वो फार्म में यूज होता है. The large-scale utilization of bio-waste and sewage material provides a safe and efficient method of waste disposal, besides supplying energy and manure. मतलब क्या कि अभी जैसा कि हम बात करें कि जैसा कि बॉडी का वेस्ट मटेरियल हम बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए. ठीक है, ठीक है, सिटी एरिया में तो फिर भी सही है, लेकिन विलेज एरिया में कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती है, जिसकी वजह से जनरल पब्लिक जो वेस्ट मटेरियल उसको कहीं पर भी बाहर निकालती है. सो जिसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है. सो अल्टीमेटली उसका लॉस ही होता है. वो टॉयलेट पिक्चर में दिखाया गया था, आपको सबको पता होगा कि उसका एग्जैक्ट पूरा सिस्टम बनाना होता है कि जिसकी वजह से प्रॉपर उसका रिमूवल हो सके. लेकिन रिमूवल होने के बाद में भी क्या, कहीं पर ना कहीं पर तो वो स्टोर होता ही होगा. सो बेसिकली दैट मटेरियल इज नोन एज सुएज मटेरियल. तो वो सुएज मटेरियल का हम क्या कर सकते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करने में यूज कर सकते हैं. सो
व्हाट आवर डिमांड कि हमको उसको यूज करना था, हमको उसको निकालना था, वो निकल भी गया और ऐसे निकला कि जो हमको आगे चल के बायोगैस प्रोवाइड करेगा, जो हमको आगे जाके हेल्प करेगा। समझ लो, सुएज मटेरियल वैसे हमको हेल्पफुल नहीं है, लेकिन बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए एज अ रॉ मटेरियल हम उसको यूज कर सकते हैं। सो उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो जाता है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया प्लीज डाउट पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज करके, ठीक है? डू यू थिंक दैट बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इफ यू टॉक अबाउट बायोगैस देन या, बट वुड वो रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आएगा, बिकॉज वुड भी जल्द से जल्द खत्म हो सकता है, कॉल भी खत्म हो सकता है। आई थिंक पर्सनली आई थिंक सन इज द बेस्ट रिन्यूएबल सोर्सेस, बिकॉज सन इज द दैट काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कि वो बहुत ही आफ्टर लॉन्ग मतलब टिल लॉन्ग ईयर इट इज अवेलेबल, इट विल बी अवेलेबल फॉर अस। सन एनर्जी बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के पीरियड तक हमको अवेलेबल रहेगा। देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज विंड एनर्जी। देखिए फिगर में एक विंड मिल दिखाया गया है, ठीक है? तो सबने देखा होगा विंड मिल। रियल लाइफ में भी, इवन अपने गुजरात में, इफ यू विल गो टूवर्ड्स साउथ गुजरात एंड वेस्ट गुजरात लाइक द्वारका, सोमनाथ, जामनगर, कच्छ, when you will go this side ना, you can see this windmill। वहाँ पे बहुत सारे windmill होंगे, because वो सी सरफेस है, सी एरिया है, सो दैट्स वाई वहाँ पे विंड का अमाउंट ज़्यादा होता है। ओके, सो उस एरिया में विंड अमाउंट अच्छा होता है, सो जिसकी वजह से विंड का काइनेटिक एनर्जी को यूज करके, विंड का जो मोशन है उसका यूज कर से हम बहुत सारे फंक्शन करवा सकते हैं विंड मिल से, मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए। अभी जैसे कि ये विंड मिल के विंग्स है, ठीक है? अभी ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। विंड मिल के बैक साइड में जो विंड मिल का मेनली रोटर पोर्शन होता है, जो गोल गोल घूमता है सर्कुलर मोशन में, उसके सेंटर के बैक साइड में ऐसा सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है। ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा हुआ है, ऐसा सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है। आप भी देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे कि हमारे घर में पानी को पानी चढ़ाने का जो भी पंप आता है ना, उसमें भी ऐसा ही होता है, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो विंड मिल का सेंटर पॉइंट है ना, वो सेंटर पॉइंट को एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, वो मैं स्क्रीन सेट कर रहा था। अभी इस शाफ्ट को हम जनरेटर के शाफ्ट के साथ में कनेक्ट कर देंगे, जनरेटर का शाफ्ट। तो जैसे ये विंड मिल रोटेट होगा, ये विंग्स रोटेट होगी, उससे जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट होगा, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, मतलब बीच में टरबाइन भी आएगा, विंड टरबाइन आएगा, उसके बाद में जनरेटर आएगा। अब एक क्वेश्चन आएगा कि आप देखिएगा, इफ यू कैन ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ विंड मिल इज वेरी लेस, बहुत ही स्लोली वो रोटेट करेगा। इतना कम स्पीड में रोटेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता है। सो समहाउ हमको जनरेटर के शाफ्ट को ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए अब मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे डाउट में भी पूछ सकते हो। अदरवाइज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखिए उसमें क्या होता है कि विंड मिल के रोटर के साथ में गियर सिस्टम कनेक्ट किया जाता है। गियर सिस्टम में क्या होता है, एक बड़ा रोटर होता है जिसके अंदर
ऐसे what we can say this kind of structure available in gear system. ठीक है, ये एक गैप होगा. ओके, जस्ट सेकेंड. ठीक है, देखिए अब समझ में आएगा. ठीक है, गैप, ये जो गैपिंग है ये एक बड़ा रोटर है. ठीक है, अब इसका स्पीड बहुत ही कम है. अब मैं क्या करूंगा, इसके साथ में एक छोटा रोटर लगा दूंगा. स्क्रीन पे देखिएगा, ये छोटा वाला रोटर. तो जब ये बड़ा रोटर एक पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा, यू कैन थिंक लॉजिकली, ये छोटा वाला रोटर बहुत सारे साइकिल कंप्लीट कर देगा. जब बड़ा रोटर यहां तक आएगा तब तक मैं ये वाला एक साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा. दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म वी कैन सी इन वॉच में भी ऐसा मैकेनिज्म आता है. मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड, उसमें इस टाइप का मैकेनिज्म आता है कि बड़ा वाला रोटर एक साइकिल कंप्लीट करेगा तब तक में ये छोटा वाला रोटर बहुत सारे साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा. सो विंड मिल का जो रोटर होता है उसको बड़े वाले रोटर के साथ में कनेक्ट किया जाता है. ठीक है, और ये जो छोटा वाला रोटर होता है, देखिए आप मुझे बताइए कि स्पीड किसका ज्यादा होगा, छोटे वाले रोटर का. बिकॉज बड़ा वाला रोटर तो स्लोली स्लोली मूव करेगा और उसके अलॉन्ग में छोटा वाला रोटर बहुत ही स्पीड में मूव करेगा. यू कैन थिंक कि अगर ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो कंपेरेटिवली छोटा वाला रोटर 5 या 6 साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा. दैट मीन्स इसका स्पीड ज़्यादा होगा. तो हम क्या करेंगे, इसको विंडमिल के रोटर के साथ में कनेक्ट करेंगे और इसको जनरेटर के शाफ्ट के साथ में कनेक्ट कर देंगे. सो दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज गियर मैकेनिज्म, कि जिसमें डिफरेंट रेडियस के रोटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका स्पीड वेरी कर सकते हैं, बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, चलो अभी हम रीड करते लाइन टू लाइन और एक्सप्लेन करते. इंटरेस्टिंग है वैसे विंड एनर्जी. देखिए, वी सॉ इन क्लास 9th हाउ अनइक्वल हाउ unequal heating of the land mass and water bodies by solar radiation generates air movement and causes winds to blow. I will not go in detail, but in class 9 chapter number 14 क्लास 9th में आता था कि by solar radiation, I am particularly talking about at sea point, कि समुंदर जो है उसका वाटर लैंड के कंपेयर में जल्दी से हीट हो जाएगा. सो उसकी वजह से जो वाटर के कांटेक्ट में जो भी एयर है वो ज़्यादा हीट होने की वजह से थिन हो जाएगी. ये सारा पूरा डिटेल में आता था कि विंड का फ्लो ड्यूरिंग डे टाइम कौन सा होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम में कौन सा होता है, फ्रॉम लैंड टू सी, फ्रॉम सी टू लैंड. सो दिस काइंड ऑफ विंड फ्लो generates the wind movement. That kinetic energy of wind movement can be used to produce some work, to do some work. अभी वो हम डिटेल में नहीं जा रहे, आप इतना समझ लीजिए कि समुंदर की ओर अगर हम जाएंगे तो वहां पे एयर का मूवमेंट देखने मिलेगा. उसका रीजन है सोलर रेडिएशन. वो हीटिंग की वजह से प्रेशर चेंजेस क्रिएट होता है, वो प्रेशर चेंजेस की वजह से एयर का फ्लो होता है. जैसे कि ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ये वाले पोजीशन पे प्रेशर ज्यादा है, ये वाले पोजीशन पे समहाउ प्रेशर कम हो जा रहा है. तो विंड ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर फ्लो करेगा. ये आप समझ सकते हो. ठीक है, ना समझ में आए प्लीज कमेंट करिएगा. दिस एनर्जी, अच्छा, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप कमेंट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, बिकॉज कमेंट में कोऑर्डिनेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसके लिए. ठीक है, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज्ड टू डू वर्क. दिस एनर्जी वॉज हार्नेस्ड का मतलब यूज्ड बाय विंड मिल्स इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क. कोई भी मैकेनिकल वर्क करने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल इन वाटर लिफ्टिंग पंप,
अरे इसको पंप के साथ में कनेक्ट करके हम वाटर को ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। द रोटरी मोशन ऑफ विंडमिल इज यूटिलाइज टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं के अंदर से वाटर को ऊपर खींचने के लिए हम विंडमिल का यूज कर सकते हैं। द रोट वो मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट लाइन, टुडे विंड एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अ विंड मिल essentially consists of a structure similar to large electric fan, एक बड़ा इलेक्ट्रिक फैन जैसा ही होता है। that is erected मतलब उसको सिचुएट करना, किसी जगह पर लगाना, उसको erection कहते हैं। erected at some height on a rigid support, you can see in your figure, ये जो डाउनवर्ड साइड में ये जो है ना स्क्रीन पे देखिए, ये वाला पार्ट रिजिड सपोर्ट है, जो स्टील से बना हुआ स्टैंड होता है। ठीक है, विंडमिल के जो विंग्स आते हैं ना बहुत ही लॉन्ग होते हैं, बहुत ही लेंथी होते हैं। तो अब हाईवे पे उसकी ट्रकें जाती है, तब मैंने देखा था कि उसमें बहुत ही बड़ा उसका विंग होता है, और मैंने बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया है विंडमिल को। ओके, द लास्ट पैराग्राफ, रिजिड सपोर्ट मीन्स फिक्स सपोर्ट। ओके, जैसे कि ये पार्ट तो मूव कर सकता है, लेकिन ये जो डाउनवर्ड साइड वाला पार्ट है वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, then last paragraph, just a second, okay, to generate the electricity the rotatory motion of the windmill is used to turn the turbine of the generator। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। इनिशियली पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया था ना, तब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। The output of single windmill is quite small and cannot be used for commercial purpose. Means what? In commercial purpose, electricity demand is quite bigger, and comparatively, windmill is producing very small amount of energy. So in that case, what we can do? We can erect more windmills. 1, 2, 3, और क्या कर सकते हैं हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कनेक्शन कर सकते हैं। वो हम डिटेल में चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे कि जैसे कि ये फर्स्ट विंड मिल का जनरेटर है, उसका वायर ऐसे बाहर निकलेगा। ये सेकंड विंड मिल का जनरेटर है, हम उसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस वायर को इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक वायर निकाल सकते हैं। मतलब सपोज फर्स्ट वाला जो विंड मिल है वो 10 यूनिट जनरेट करेगा, सेकेंड वाला विंड मिल 15 यूनिट जनरेट करेगा, थर्ड वाला विंड मिल 5 यूनिट जनरेट करेगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड द ऑल यूनिट्स 10 + 15 + 5, मतलब 30 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे ये सारा विंड मिल। मतलब ये सारे विंड मिल को एक विंड मिल से काम नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज लाइक कि आपको बहुत भूख लगा है, यू आर वेरी हंग्री, और कोई आपको मुरमुरा आता है ना, ममरा, गुजराती में એને મમરા કહેવાય, तो उसका एक ही पीस देता है आपको। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, अरे भाई एक भी क्यों दे रहा है, मत दे। सेम वे एक विंड मिल ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है कि मत लगाओ, या तो फिर लगाना है तो एक से ज्यादा विंड मिल लगाओ। और एक से ज्यादा विंड मिल जो रीजन में लगाते हैं वो रीजन को कहते हैं विंड एनर्जी फार्म, जो आपके टेक्स्ट बुक में थर्ड लास्ट लाइन में दिया है, विच इज नोन एज विंड एनर्जी फार्म, इन विच द मोर नंबर ऑफ विंड मिल्स आर erected over a large area. Fine. The energy, next line, the energy output of each windmill in a farm is coupled together to get the electricity on the commercial scale that I have explained you in this figure on the screen. ठीक है, so this is all about today's video. अच्छा, ये लास्ट में जो ऑरेंज ब्लॉक दिया है ना उसको कैंसिल कर दीजिएगा। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में कई ऑरेंज ब्लॉक हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। आई नो कि कौन सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं है, ये नहीं है, इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, लाइक ऐसे आप क्रॉस कर दीजिएगा इसको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पेज नंबर 248। थैंक यू वेरी मच।